ये आपके लिए एक और स्टॉक लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है। एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में। आइए करते हैं बिगुल के साथ उनका स्वागत। हेमांग जानी साहब, मेहुल कोठारी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हेमांग सर, शुरुआत आप करें, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। प्राइस टारगेट रहेगा 310 रुपए और पोटेंशियल अपसाइड रहेगा लगभग 13%। तो ऑल कार्गो इज अ प्योर प्ले इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स के अंदर एक की प्लेयर है। और जो एलसीएल सेगमेंट है वहां पे मैनेजमेंट अपनी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और रिसेंटली कंपनी ने दो बड़े लैंड पार्सल लिए हैं गुड़गांव के पास, वहां पे एक लॉजिस्टिक्स हब बना रहे हैं। तो फ्रेट के जो प्राइसेस है उसमें हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी थोड़ा सा माहौल खराब था बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन, बट वहां पे एक इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो ऑल कार्गो के अंदर हमें लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया जा सकता है। प्राइस टारगेट 310 रुपीज। ओके, तो ये है आपके लिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जहां पर आपको करनी है नजर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 130 रुपए 70 पैसे, 130 रुपए 75 पैसे, 130.70, 130.75 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है गेल। गेल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। गेल यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा मूव पकड़ के बैठा हुआ है और स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस अपट्रेंड बना हुआ है। गेल मेरे को लग रहा है कि यहां से 5 रुपया 8 रुपया ये मिनिमम ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 128 का है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बहुत बढ़िया बैठ रहा है। 128 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के गेल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा इसका 134 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा इसका 137 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के बनेंगे। तो 128 के स्टॉप लॉस से गेल में खरीदारी करें 134 और 137 के टारगेट्स लिए। गेल ये स्टॉक लगातार हमारे सभी एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। धीमे धीमे चुपचाप बढ़ते बढ़ते ये 135 की तरफ बढ़ रहा है, 130 को पार करता हुआ खरीदारी करने की राय सुमित जी की। थोड़ी देर में हम लॉन्ग टर्म पे मेहुल कोठारी साहब से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल जय ठक्कर के लिए। जय जुड़ चुके हैं हमारे साथ कैश का ऑप्शन देने के लिए। बताएं जय। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, खरीदना है 19,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। ये मिलेगा आपको 93.50 पर अभी। ये लेवल्स पर खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए अनिल जी 57 रुपए का। 57 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड टारगेट के ऊपर मैं अनिल जी 138 रुपए से लेकर 163 रुपए का बन रहा है 163। सो 138 163 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 19,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। 19,800 के ऊपर निकलना अनिल जी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब नेक्स्ट लेवल जो है निफ्टी का 19,900 925 का है। तो यहाँ से लगभग आपको 70 से 90 पॉइंट की एक तेजी आपको देखने मिल सकती है। और 70 to 100 पॉइंट्स उतना तेजी देखने मिल सकता है। ऑन दी इमीडिएट बेसिस 750 800 की जो रेंज है 750 800 दैट विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो अगर डीप आया भी तो डेफिनेटली दैट शुड बी बॉट इनटू आई थिंक। तो डाउनसाइड रिस्क कम है कंपेयर टू द अपसाइड पोटेंशियल एज ऑफ नाउ। बहुत बिग अपसाइड है और यहाँ से लगभग 50 पॉइंट के आसपास का सपोर्ट है। तो रिस्क भी और अच्छा बैठ रहा है निफ्टी पर, इसलिए 19 अक्टूबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीद के चलें। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय जय की तरफ से निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है। 830 पर इस समय निफ्टी होल्ड भी करते हुए दिख रहा है।
मारुति के लिए आपको खबर आती हुई दिख रही है। सुजुकी को प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये शेयर जारी करने जा रहे हैं, ये आपके लिए खबर आ रही है। 10,421 के आसपास का प्राइस बन रहा है। 10,420 और 85 पैसे एक्चुअल प्राइस निकल कर आ रहा है। तो 10,421 के आसपास करीब 1.25 करोड़ शेयर्स जारी किए जाएंगे सुजुकी मोटर्स को, ये आपके लिए इस समय खबर आ रही है। प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये शेयर जारी किए जा रहे हैं, ये आपके लिए इस समय खबर जारी की गई है। इसके बाद जो शेयर होल्डिंग है प्री प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 56.5% की है। पोस्ट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सुजुकी की जो शेयर होल्डिंग है मारुति की वो 58.2% हो जाएगी। तो 0.25% से सुजुकी की शेयर होल्डिंग मारुति में बढ़ जाएगी इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद, ये आपके लिए इस समय खबर आ रही है। मारुति का स्टॉक हम देख भी रहे हैं अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से अगर आप देखेंगे तो करीब 300 रुपये नीचे 10,420 के लेवल पर ये डिफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा रहा है सुजुकी मोटर्स को, ये आपके लिए खबर है। प्री डिसाइडेड था बट प्राइस और क्वांटम अब आपके सामने आ रहा है। 0.2% इक्विटी अब सुजुकी की इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद बढ़ जाएगी मारुति में, ये आपके लिए खबर आ रही है। कुणाल जी, एक बार जरा मारुति के चार्ट को भी देख लीजिए। वैसे तो बढ़िया मोमेंटम में भी रहा है, इस समय भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। देखिए दीपांशु, स्टॉक में लगातार एक अप ट्रेंड हमने देखा है और अभी भी चार्ट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। तो सबसे पहले तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 10,600 के आसपास नज़र आ रहा है और वो स्टॉप लॉस रखकर मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है फिलहाल होल्ड करना चाहिए। नए हाइस भी स्टॉक में बनते हुए दिख सकते हैं। बात करते करते अब रेड में चला गया है मारुति का काउंटर। जैसे हमने कहा 300 रुपये के डिस्काउंट पर ये करंट लेवल से 300 रुपये के डिस्काउंट पर ये प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है। अब आपके लिए मारुति पर ये रखने की नज़र है। थोड़ा और भी अपडेट्स इस पर रखेंगे। एक बार जरा हिमांग सर से भी मारुति पर राय लें, क्योंकि सर हमारे साथ हैं भी इस समय शो पर। हिमांग सर, एक बार जरा मारुति पर अपना व्यू दें सर। पॉजिटिव व्यू है। जो फेस्टिव सीजन के इनिशियल इंडिकेशंस आ रहे हैं उसमें काफी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके अलावा जो पेरेंट कंपनी के रिलेटेड जो ओवरहैंग था वो खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि मार्जिन्स के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक अपटिक देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वार्टरली जो नतीजे आएंगे मारुति के, उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा। पॉजिटिव व्यू के साथ काम करना चाहिए। पॉजिटिव व्यू रखें फिलहाल, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी नीचे की आई है, उस वजह से स्टॉक में हल्की प्रॉफिट। सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट है वो मारुति के पास शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट। और उस ट्रांजैक्शन के रिलेशन में ये उनके बदले उनको ये शेयर इशू किए जा रहे हैं प्लांट के बदले में शेयर, और उसकी फेयर वैल्यूएशन 10,400 के आसपास की गई है। ये आप समझ लीजिए, ब्रॉडली आपको इतना ही समझना है और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइए मेहुल कोठारी साहब से जान लिया जाए उनकी लॉन्ग टर्म पिक SPL में। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, आज की मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स। इसको थोड़ा सा रेंज में एवरेज आउट करना है। 297 के आसपास का भाव चल रहा है, 285 तक धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 245 का, अपसाइड टारगेट रहेगा 380 रुपए का। एक ईयर का कंसोलिडेशन हुआ था बिटवीन 190 टू 290। आज पहली बार ब्रेकआउट आया है, यानी कल के सेशन में ब्रेकआउट आया था। गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है वीकली चार्ट्स पर। डेली और वीकली पे ADX अगर हम देखें तो राइजिंग है, तो ये दिखाता है कि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ ब्रेकआउट के साथ। तो लॉन्ग टर्म पिक मेरी आज की रहेगी TNPL, टारगेट 380, स्टॉप लॉस 245। ओके, तो ये है आपके लिए TNPL लॉन्ग टर्म पिक के लिहाज से खरीदारी करने की राय 380 के टारगेट के लिए आपके लिए। हिमांशु गुप्ता साहब है तैयार और एक बिगुल उनके लिए। हिट मैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है MGL में। मुझे लगता है कि जो गैस रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये काफी अच्छा कर रहे हैं और MGL में एक बड़ा ब्रेकआउट पिछले कुछ दिनों पहले देखने को मिला था। उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक मुझे लगता है फ्रेश अप मूव के लिए तैयार है। एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लगता है स्टॉक जैसे ही 1150 1151 के ऊपर निकलेगा, इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। तो इंट्राडे और BTST के टारगेट्स के हिसाब से 1175 1190 के दो टारगेट्स के लिए MGL में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 1135 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आज अनिल जी स्टॉक 1150 1160 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जल्दी नए ऑल टाइम हाईज यानी कि 1200 रुपए के पार चलने के लिए तैयार है।
1200 रुपये तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है आपके लिए 1150 के ऊपर का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट तो होने की तैयारी में। 1150 के ब्रेकआउट में बचा क्या है, सिर्फ 50 पैसे, 75 पैसे, 10 पैसे, ₹1.25, ₹1.5, बस धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर नीचे जो हो रही है वो आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। नतीजे जो आ रहे हैं उन्हीं पर है हमारा फोकस इस सेगमेंट में। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम हाल ही की लिस्टेड कंपनी साइंट डीएलएम में। 1993 में वैसे इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं EMS, इसके सॉल्यूशन देने का काम करती है कंपनी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, केबल हार्नेस, बॉक्स बिल्ड जैसे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। और इनके कस्टमर्स में सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, हनीवेल इंटरनेशनल, थेल्स ग्लोबल, ABB, BL, जो भी दिग्गज बड़ी रेप्यूटेड कंपनियां, वो सारी की सारी साइंट डीएलएम की कस्टमर्स हैं। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे। पहले मैं नतीजे आपके सामने रखूंगा। शाम को 4:30 पौने 5 बजे नंबर्स आए थे। आय में 71-72% की तगड़ी बढ़त दिखी है। आप देख सकते हैं ये करीबन 292 करोड़ पर पहुंचा है। इसके अलावा कामकाजी मुनाफा फ्लैट रहा है 24 करोड़ के आसपास। मार्जिन जरूर घटे, 14% से घटकर 8.25%, 8.2% प्रिसाइजली ये रहा है। और मुनाफे में बढ़त दिखी है 107% की, 7 करोड़ से लगभग 15 करोड़ पर पहुंचा है मुनाफा। तो मुनाफे और रेवेन्यू में तगड़ी बढ़त है। मार्जिन थोड़े कम हुए, एबिटा फ्लैट रहा है। तो आइए इन नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के CFO श्रीनिवास कुलकर्णी साहब, जो कि IT सेक्टर में 25 साल का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। कंपनी के CFO बनने के पहले आपने साइंट में बिजनेस फाइनेंस, M&A और इन्वेस्टर रिलेशंस का कामकाज किया हुआ है। ICMAI के एसोसिएट मेंबर के तौर पर आपने काम कर चुके हैं और वॉर्टन स्कूल और ISB से आपने लीडरशिप प्रोग्राम भी पूरे किए हैं। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। टॉप लाइन मजबूत है, मुनाफा भी बेहद मजबूत है, दोनों नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं। फिर ये EBITDA फ्लैट क्यों और मार्जिन में कमी की वजह क्या है सर? तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, और शुक्रिया बुलाने के लिए शो में। मार्जिन कम होने की 2 वजह हैं। एक तो पिछले साल इसी क्वार्टर में हमारे एक वन टाइम गेन्स थे, परचेस प्राइस वेरिएंस जो होता है पार्ट्स में, उसके वजह से हमने अच्छे नेगोशिएशंस किए कस्टमर्स के साथ, जिसका इनपुट हमें क्रेडिट मिला वो टाइम पे। तो उसके वजह से तो मार्जिन वो तो रिपीट नहीं हो रहा है इस क्वार्टर में। दूसरा चीज है रेवेन्यू मिक्स। रेवेन्यू मिक्स हमारा ऐसा है कि अभी 1/3 ऑफ द बिजनेस लो मार्जिन अकाउंट से आते हैं, जो इंडिया डिफेंस रिलेटेड अकाउंट्स है, तो उसका मिक्स काफी ज्यादा था इस क्वार्टर में। तो ये 2 वजह है जिसके वजह से मार्जिन घटे हमारे। परफेक्ट। तो एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन पिछले साल इसी क्वार्टर में रहे। तो सर ये समझाएं फिर कि क्या रीजनेबल मार्जिन लेकर चलें कि अगले 6 महीनों में किस तरह का गाइडेंस आपकी तरफ से मार्जिन को लेकर? हम ऑफिशियली कुछ गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, पर हमारा कोशिश ये है कि हम डबल डिजिट मार्जिन पे काम करें। अभी एक ग्रोइंग बिजनेस है तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ रहा है हमको, गो टू मार्केट कैपेबिलिटीज में, सप्लाई चेन में या सेल्स में। तो उसके वजह से थोड़े मार्जिन डिप्रेस रह सकते हैं इन द नियर टर्म, बट हमारी कोशिश यही है कि हम डबल डिजिट कम से कम मार्जिन पे बिजनेस चलाएं। और उसका पोटेंशियल है, जैसे हमने पिछले 2 साल में देखा है, तो 10-11% तो नॉर्मल है ये बिजनेस में, कर सकते हैं मार्जिन उतना। तो हम कोशिश करेंगे उसके पास पहुंचे फिर से। ठीक बात है, परफेक्ट। सर रेवेन्यू जो 72% बढ़कर आया, इस ग्रोथ में कहाँ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया आपके अलग अलग सेगमेंट से, वो जरा समझाएं। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आया एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट्स में इस क्वार्टर में। हमारी इंडस्ट्रियल और मेडिकल में भी बढ़ोतरी आई, बट वो थोड़ा कम है एरोस्पेस और डिफेंस के मुकाबले। आगे जाने वाले क्वार्टर्स में हम मोर बैलेंस ग्रोथ देखेंगे, लेकिन डिफेंस और एरोस्पेस में अभी काफी सारा मोमेंटम है, तो ग्रोथ तो इस साल शायद उसी 2 सेक्टर्स में ज्यादा बढ़ेगा हमारा। सर जो मेरे पास नंबर है, अगर सही है तो बताएं कि ऑर्डर बुक आपकी साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों केस में थोड़ी कम हुई है। क्या ऑर्डर बुक है अभी इस वक्त और आगे ऑर्डर इनटेक कैसा है और इसके घटने की वजह क्या है सर? ऑर्डर बुक पॉइंट इन टाइम होता है, तो अभी इस क्वार्टर में क्या हुआ, रेवेन्यू भी बढ़ गया हमारा और ऑर्डर अभी कन्वर्ट नहीं हुए। काफी सारे डील्स है पाइपलाइन में हमारे। अभी ऑर्डर बुक है 2280 करोड़ के आसपास,
और लेकिन उसको स्ट्रांगली बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे Q3 और Q4 में। काफी सारे डील्स हैं पाइपलाइन में, बड़े डील्स हैं, और कुछ भी कन्वर्शन हो गया तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट दिखेगा ऑर्डर बुक में। ये पॉइंट इन टाइम है, थोड़ा सीजनैलिटी भी होता है एरोस्पेस डिफेंस बिजनेस में, ज्यादातर ऑर्डर सेकेंड हाफ में आते हैं कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। ठीक बात है। तो तीसरी और चौथी तिमाही में ऑर्डर बुक बढ़ने के आसार पूरे हैं। आपके आईपीओ से आपने जो भी मार्केट से पैसे लिए थे लगभग आप डेट रिपेमेंट में यूज़ कर चुके हैं। अभी बताएं सर, इस वक्त कितना कर्ज आपकी कंपनी पर बचा है और क्या कुछ आप डेट फ्री होना चाहते हैं या जिन लेवल्स पर इस वक्त डेट है आप कंफर्टेबल हैं? नहीं, तो थोड़ा और कम होगा इसमें, एक 50-60 करोड़ कम होगा डेट इसमें, लेकिन पेरेंट कंपनी का जो डेट है जो अबाउट 150 करोड़ है वो हम शेड्यूल पे करेंगे। उसका कोई प्रेशर नहीं है अभी रीपे करने का। जो शेड्यूल एग्री हुआ है पेरेंट कंपनी के साथ उसी के साथ हम पे करेंगे। तो डेट तो थोड़ा कम होगा, अबाउट 150 करोड़ रहेगा Q3 ऑनवर्ड्स। ठीक बात है। कुलकर्णी साहब, एक और चीज़ बताएं, 75% करीबन आपका बिजनेस ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वाले बिजनेस से आता है, 20% के आसपास बॉक्स बिल्ड है। क्या हाई मार्जिन बिजनेस बॉक्स बिल्ड का है, कैसे क्या है, और आगे आप किस तरह का फोकस करके चल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिहाज से? तो ज्यादा फर्क नहीं है पीसीबीए, बॉक्स बिल्ड और केबल वायर हार्नेस में। इनफैक्ट केबल वायर हार्नेस में ज्यादा मार्जिन होता है क्योंकि वो हेडकाउंट इंटेंसिव बिजनेस है, उसकी वजह से मार्जिन थोड़े ज्यादा होते हैं वहां पे। लेकिन बॉक्स बिल्ड और पीसीबीए का ये है, ये हाई मिक्स लो वॉल्यूम में वो कस्टमर का प्रेफरेंस होता है। कोई लोग अपना खुद का बॉक्स बिल्ड करना चाहते हैं, कोई हमें आके बोलता है आप बॉक्स बिल्ड कीजिए, आप इंटीग्रेटर बन जाइए। लेकिन मार्जिन में कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक्चुअली दोनों का मार्जिन प्रोफाइल काफी सिमिलर है। वायर हार्नेस के मार्जिन ज्यादा है और हमें काफी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहे हैं वायर हार्नेस में, तो हम उसके लिए थोड़ा एक्सपेंशन भी कर रहे हैं टू टेक ऑन मोर वायर हार्नेस बिजनेस। सर, पहले 6 महीनों के मुकाबले में आगे के बचे हुए इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने कैसे रहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, अगर कोई एक आप अंदाज देना चाहें? तो फर्स्ट हाफ नॉर्मली 3 साल में हमने देखा है कि नॉर्मली 45% होता है हमारा बिजनेस, 55% सेकंड हाफ से आता है। हम वही एक्सपेक्ट करते हैं इस साल भी, जैसे ऑर्डर बुक पैन आउट हो रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज रेवेन्यू ज्यादा रहेगा H2 में, H1 से बेटर रहेगा। ओके, दूसरी तिमाही आपके आमतौर पर दूसरी 6 महीने पहली 6 महीने से अच्छी रहती है और इस बार भी रहेगी, ये भरोसा है कुलकर्णी साहब को। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नतीजों पर आपने समय भी दिया, विस्तार से नतीजों के बारे में बताया भी और आगे के लिए आउटलुक भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास कुलकर्णी साहब, CFO साइन DLM के, अपनी कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में विस्तार से आपको बताते हुए। आइए विस्तार से जानते कुछ और शेयरों के बारे में, और पोजिशनल पिक के तौर पर हेमांग सर बताएंगे। उन्होंने लॉन्ग टर्म पिक चुनी है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। आइए जानते हैं पोजिशनल पिक में क्या उन्हें है पसंद। हेमांग सर बताएं। अनिल जी, पोजिशनल पिक में मेरा जो स्टॉक है वो है मैज़गांव डॉक। टारगेट प्राइस रहेगा 2,500 रुपए का, लगभग 15% की अपसाइड पोटेंशियल रहेगी। तो डिफेंस और जो शिप रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें एक लगातार हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, और रिसेंटली कंपनी ने अपनी जो रेवेन्यू गाइडेंस थी वो भी बढ़ा के 12 से 15% कर दी है। और मोर इम्पोर्टेंटली अभी जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है ओवरसीज क्लाइंट्स के, वो फ्लो इन होना चालू हुए हैं हाइब्रिड पावर वेसल्स के। तो लगता है कि जो ट्रैक्शन है रेवेन्यू के अंदर ऑर्डर बुक में वो लगातार जारी रहेगा, और करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी हमें लगता है कि ये सारी थीम अच्छी काम कर सकती है। तो मैज़गांव डॉक प्राइस टारगेट 2,500। वाह, क्या बात है, इस लेवल पर भी बाइंग रिकमेंडेशन मैज़गांव डॉक में आती हुई, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमांग सर को, हमारी तो पसंदीदा लिस्ट में हमेशा रहा है। एब्सोल्युटली। एक ही लाइफ में मुझे अफसोस रहेगा जी। हेमांग सर, बताऊँ क्या चीज़ का अफसोस रहेगा? कि दीप को मैंने बहुत बोला, कोई भी ऐसा बोलता नहीं कि आधा दिन की छुट्टी लेके जाओ, इस IPO में पैसा लगाओ, लेकिन दीप गए नहीं। दीप चले जाते। हाँ, इमेजिन, तो आज हमें पार्टी मिलती थी आपको वैसे। बिल्कुल। लेकिन सोचिए कहाँ 165 रुपये की इशू प्राइस से स्टॉक अभी भी जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। एक्शन IT डिपार्टमेंट का भी चल रहा है, जिसकी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। ANI के हवाले से जो खबर आ रही है वो है कि ट्राइडेंट ग्रुप को लेकर आयकर विभाग की छापेमारी होती चल रही है। देश भर में ये छापेमारी आती हुई दिख रही है। ANI न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर की जानकारी दी है। उनका यह मानना है कि इस ग्रुप के कई ठिकानों पर IT की छापेमारी होती हुई दिख रही है ट्राइडेंट
ग्रुप पर ये आपके लिए खबर आती दिख रही है। आइए, तो धन्यवाद से याद आया, मैंने जो दिया है मजगांव डॉट कॉम, एक बार धन्यवाद मुझे और देना है। हाँ, नहीं आपको देना है। मुझे बधाई देनी है। हाँ। मेहुल कोठारी साहब को। जी। मेहुल जी बधाई हो, आपका कल नवरात्रि वाला जो पिक था लेटेंट व्यू आज कमाल करता दिखा है, काफी मजबूती के साथ ट्रेड करा, तो बधाई स्वीकार करें सर। धन्यवाद सर। अच्छा बस हो गया। पोजिशनल पिक बाकी है। कुणाल जी कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं सर? मेहुल जी लगता है सुबह सुबह बड़े बिजी रहते हैं 9 बजे के आसपास। मेहुल जी आज 9 बजे क्या कुछ खास क्या कर रहे थे सर? अनिल जी कुछ भी नहीं कर रहा था, बस ब्रेकफास्ट कर रहा था और हमारा एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस कॉल था, उस पर था मैं। अच्छा, दोनों साथ में कैसे होता है? मैं भी ये ट्रिक जानना चाहता हूँ। हम भी करेंगे। कौन कौन के साथ ब्रेकफास्ट? अनिल जी इस शो पर भी हम करते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं चला, हमें खाली जय पे डाउट था, बाकी सब भी ऐसे निकले। ये मतलब जय का तो पता चला कि अच्छा दूसरे पे सवाल गया तब तक कुछ ना कुछ तो खा ही लो। बिल्कुल तो रहता है। तो आपको धन्यवाद देने की जरूरत है किसी और को भी, जो कुणाल जी आपको बताएंगे लेटेंट व्यू के लिए आपको किसको धन्यवाद देना है। बाकी बधाई तो आप स्वीकार कर ही सकते हैं। कितना टारगेट रखा था आपने लेटेंट व्यू का? ओहो 600 नहीं 600 और 750। इतने बड़े, क्या बात है। कुणाल जी बताइए जरा इनको। भाई मेहुल जी ध्यान दीजिए, अनिल जी ने आज सवेरे खरीदारी की राय दी है, लेकिन अनिल जी जो टारगेट इन्होंने दिए हैं उसके बाद तो अनिल जी धन्यवाद आप ही दे दीजिए, बेहतर रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपका नवरात्रि पिक था, आज इंसिडेंटली मेरा नवरात्रि पिक भी लेटेंट व्यू रहा है, तो बढ़िया एक्शन इस स्टॉक में होता दिख रहा है। अब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी अभी सेकंड स्टॉक जो पोजिशनल है वो भी टी पर से है, और कोइंसिडेंटली मैंने अभी देखा तीसरा स्टॉक भी जो होगा वो भी टी पे से है, और आज ट्यूसडे भी है। तो मेरा पोजिशनल पिक जो है वो तांला प्लेटफॉर्म CMP 1067, स्टॉप लॉस 950 का है, 1250 का टारगेट रहेगा इसका। 52 वीक हाई मारा था इसी साल इसने 1300 के करीब, बाद में करेक्टिव मूव आया है, फिर कंसोलिडेशन में था, रैली के लिए तैयार हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो पोजिशनल पिक के तौर पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तन्ना प्लेटफॉर्म्स खरीदारी की तरह 1250 का टारगेट, 950 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए तांला प्लेटफॉर्म्स। टी लेटर के स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं मेहुल जी को, और तीसरा स्टॉक भी मेहुल जी हमें प्रॉमिस कर रहे हैं टी लेटर का ही वो देने वाले हैं ट्यूसडे के दिन। चलिए तांला प्लेटफॉर्म्स। एक मिनट, हाँ चलिए कहाँ है हमारे सारे एक्सपर्ट्स, लाइए। मेहुल जी का तीसरा स्टॉक होगा टी से। आप अपना अपना अंदाज लगाने की कोशिश करें कि वो टी से कौन सा स्टॉक हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये कोई बात थोड़ी है, ये ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन पूछता है? ये सवाल हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी है और हमारे सारे दर्शकों के लिए भी। तो मेहुल जी आपको कुछ क्लू देना पड़ेगा। हाँ, वो टी वाला स्टॉक या तो कोई सेक्टर का नाम बताओ, या कोई स्टॉक प्राइस बताओ, या कोई ग्रुप बताओ, कुछ तो बताओ ऐसा जिससे एकदम पता भी ना चले कि स्टॉक ये, इतना भी मत बता देना कि सब पता चल जाए, और एकदम भी ऐसा मत बताना कि पता ही ना चले। जी अनिल जी IT स्टॉक है। IT स्टॉक टी से, ओके। कैश या FNO? अच्छा इसमें तो कैश ही होगा, FNO होने का सवाल ही नहीं। कैश ना? जी हाँ, जी हाँ कैश। चलिए सब अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और बताएं कि टी से कौन सा IT स्टॉक मेहुल जी बताने वाले हैं। हमारे ट्विटर पर भाइयों बहनों जरा आप भी जल्दी से ट्वीट करके मुझे बताइए कि कौन सा स्टॉक मेहुल जी बताने की तैयारी में है। IT स्टॉक टी लेटर से शॉर्ट टर्म पिक होगा, समझ लीजिए, बस इससे ज़्यादा मैं बताने नहीं दूंगा मेहुल जी को। वो तो बहुत चाहते हैं कि पूरे बोल दे, लेकिन मैं बताने नहीं दूंगा। फिलहाल तांला प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय मेहुल जी की तरफ से। आइए L&T टेक नतीजे पेश करेगा, और अरे ब्रेक भी तो लेना दीप, कितनी देर से आप थक भी गए हम लोग, थोड़ा एक वाटर ब्रेक हो जाए वो। हाँ तो चलिए L&T टेक के नतीजे के साथ तैयार है कुशल, और कुशल को भी हम काम करने के पहले ही देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए 10 की कमाई का स्टॉक देने के तैयार हैं आपके लिए हिमांशु गुप्ता साहब। गुप्ता साहब बताएं सर आज कौन सा शेयर पसंद है आपको? अनिल जी रिफाइनरी स्टॉक्स जो हैं उनमें जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। इनफैक्ट मैंने और मुझे याद है कुणाल जी, राकेश जी ने भी चेन्नई पेट्रो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले काफी बार रिकमेंड किया। स्टॉक में एक तरफा जबरदस्त तेजी है।
मुझे लगता है कि चेन्नई पेट्रो में मूव अभी भी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एमआरपीएल पर नजर देखनी चाहिए, जिसमें एक अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है और ये स्टॉक भी एक बड़ी मूव के लिए तैयार है। 111 110 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। कोई छोटा मोटा डिप मिलता है 105 107 रुपए तक तो पोजीशन को ऐड करें। साइकोलॉजिकल 100 रुपए का लेवल बहुत समय की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने पार किया है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है 125 रुपए का पहला टारगेट, जो कि आने वाले 1 से 2 महीने में ही आता हुआ नजर आ सकता है, वो, और 125 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो फ्रेश रिव्यू करें और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में भी आएगा चेन्नई पेट्रो की तरह, और इसमें भी एक अच्छा मूव आने वाले 4 से 6 महीने के नजरिए से बड़े टारगेट्स के लिए आता हुआ नजर आएगा। तो एमआरपीएल आज 10 की कमाई के तौर पे पोजिशनली खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो 125 तक के टारगेट के लिए MRPL यहां पर करके चलें खरीदारी, ये है आप कह रहे हैं हिमांशु जी की तरफ से। आइए एक जैकपॉट कॉल लेते हैं जय ठक्कर से। जय बताएं। बिल्कुल, इतनी तरह डिस्क्लेमर यही कहूंगा कि ये रिकमेंडेशन हमारे क्लाइंट्स को भी किया हुआ है, पर देन यू नो इसमें ब्रेकआउट और एक शॉर्ट कवरिंग पीरियड जैसे लग रहा है इसको खरीदना चाहिए, वो है हिंद पेट्रो। इसका 265 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, ये चल रहा है अभी 5 रुपए 5 पैसे 5 रुपए 10 पैसे, इसको खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 2 रुपए 65 पैसे का। पहला टारगेट भी इसका बनेगा 8 रुपए 30 पैसे का, दूसरा टारगेट बनेगा 11 रुपए का। तो 8.35 लेवल दूसरा टारगेट में बढ़ा भी दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ब्रेकआउट आया कर ये 268 के ऊपर निकलता है, तो लगभग इसमें 175 तीन जाने के बोले चांसेस है। इमीडिएटली 2 दिनों में में शार्प आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। अब नीचे की तरफ हिंद पेट्रो में ये मैं फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ आपको, 260 के आसपास के लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो होल्ड आउट करते हैं आपके 275 जाने के साथ, तो रिस्क और पर्सपेक्टिव भी अगर आप देखिए किसी को फ्यूचर में खरीदना, आई थिंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 261 कैन बाय टारगेटिंग 275। ओके, तो HPCL में है खरीदारी करने की राय आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से। 264 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेवल्स स्टॉप लॉस टारगेट के आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन खरीदना है आपको 260 रुपए का कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला, मिलेगा 5.5 रुपए में, और 2 रुपए 10 पैसे का लगाना है स्टॉप लॉस। 8, 30 और 11 ये 2 टारगेट लेकर चले आप। आइए बढ़ते आगे, और इससे पहले शॉर्ट टर्म पिक्स है। L&T टेक का आज आने वाले हैं नतीजे, और इन नतीजों का अनुमान आपके सामने रखने को तैयार है कुशल, जो ब्रेक से पहले ही ब्रेक ले चुके हैं। आइए कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो ब्रेक के बाद हम वापस लौट चुके हैं और इसमें LTTS नंबर्स के लिहाज से डॉलर आए करीबन 3% ग्रो करके 28.85 करोड़ पर रह सकती है। तो रेवेन्यू फ्रंट पर तो कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी, खासकर हाईटेक और हेल्थ केयर जो वर्टिकल्स हैं वहां पर अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं हम। साथ ही कंपनी की जो कामकाजी मुनाफा है वो करीबन 2.5% गिरकर 385 करोड़ पर भी रह सकता है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, ऑफकोर्स यहाँ पर जो वेतन खर्च बढ़े हैं उससे मार्जिन पर दबाव आता हुआ दिख सकता है इस तिमाही में, जिसके अंतर्गत 17.2% के मुकाबले अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन 16.1% हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट मुनाफे के लिहाज से हो सकता है। करीबन 311 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो नंबर्स दिख रहे हैं मिले जुले रहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रंट पर तो कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी, पर दूसरी तरफ मार्जिन फ्रंट्स पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। एंड FY24 के लिए 10% की कांस्टेंट करेंसी ऑर्गेनिक ग्रोथ का भी हम एस्टिमेट कर चल रहे हैं कि ये कंपनी एज ए गाइडेंस प्रोजेक्ट कर सकती है। ऑफकोर्स आगे चलकर क्या आउटलुक रहने वाला है इनकी डील्स को लेकर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा LTTS के लिहाज से। ओके, ये है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसके नतीजों का पूर्वानुमान आज नतीजे आने की तैयारी में है। रिजल्ट्स के पहले के एक्शन पर फोकस कर लेते हैं। सुमित जी, चार्ट्स देखिए LTTS में, अगर नतीजे से पहले कोई पोजीशन बनाने की आपकी राय है तो बताएं। अनिल जी, LTTS के अंदर एक अच्छा मूव देखने के बाद स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो इसके अंदर बढ़िया मूव बनेगा जब स्टॉक ऊपर में एक बार 4750 से 4800 का लेवल तोड़ेगा। अभी 4700 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 4750 4800 ये स्टॉक में ऊपर में रेजिस्टेंस है। ये लेवल टूटने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 4600-4625 के पास है, ये लेवल टूटा तो गिरावट और आएगी। तो फिलहाल एक बार इसको वेट एंड वॉच करना है, रेजिस्टेंस लेवल टूटने के बाद इसमें खरीदारी करना है, नहीं तो लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी करना है।
ओके, थोड़ा सा इंतजार करें, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें या फिर रेजिस्टेंस के पार निकलने पर खरीदारी करना होगा आपके लिए बेहतर। शॉर्ट टर्म पिक्स समझी जाए, ली जाए। हेमांग सर से मजगांव डॉक के बाद वो है उनकी पोजिशनल पिक। हेमांग सर बताएं। सर फेस्टिवल का माहौल है और मैंने जो स्टॉक चूज किया है वो शुगर स्टॉक है, श्री रेणुका शुगर। प्राइस टारगेट रहेगा 70 रुपीज, लगभग 27% की अपसाइड। तो जो शुगर एज अ कमोडिटी और बिकॉज ऑफ द एथनॉल, पूरे डायनेमिक्स और नजरिया जो है अनिल जी वो चेंज हो गया है का। और रिसेंटली श्री रेणुका शुगर ने जो एक अनामिका शुगर एक्वायर की है, उसके कारण जो यूपी में उसकी प्रेजेंस आ जाएगी, जो नॉर्थ और ईस्ट मार्केट के लिए उनको एक्सेसिबिलिटी वाइज अच्छा हो जाएगा। तो हमें लगता है कि शुगर के अंदर एटलीस्ट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो बायस अच्छा रहेगा। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से प्राइस टारगेट 70, श्री रेणुका शुगर। तो श्री रेणुका शुगर यहाँ पर आपको करके चलनी है खरीदारी। कल हम देख भी रहे थे शुगर स्टॉक्स पर आपको बढ़िया मोमेंटम एक आते हुए दिख रहा है। द्वारिकेश कल सुमित जी ने रिकमेंड किया था, मेरे ख्याल से कल ही है ना, सुमित जी की तरफ से द्वारिकेश में खरीदारी करने की राय थी, करेक्ट। और तो ये एक और स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिखा है। आइए एक शॉर्ट टर्म पिक भी लेनी है टी से। हाँ, अरे मेहुल जी टी से तीसरा स्टॉक देने वाले थे। आईटी स्टॉक जरा एक बार सबको चेक करता हूँ कौन अंदाजा लगा पाया है। आप में से सभी सर, अच्छा किसी ने कोई गेस किया है? हिमांशु जी, वेरी नाइस। हिमांशु जी बताएं कौन सा हो सकता है स्टॉक? अनिल जी टाटा एलेक्सी हो सकता है। टाटा एलेक्सी, ओके। एनीवन एल्स? वागले सर? वही है अनिल जी। हाँ, कौन सा? टाटा एलेक्सी ही है। टाटा एलेक्सी, ओके, टाटा एलेक्सी। और किसी की तरफ से? नो? यार भाई साहब, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो नंबर कैसे आएंगे? ऐसे खाली कॉपी में सफाई के नंबर नहीं मिलते हैं सुमित जी, और माइनस मार्किंग थोड़ी है, कुछ तो अटेम्प्ट करो। अनिल जी तानला हो सकता है। अब अरे तानला तो दे दिया अभी पीछे वाला। सुमित जी क्लास में सोते हुए पाएंगे प्रूफ के साथ। तानला से तो ज्यादा है तीसरा कौन सा है? देखो सबसे ज्यादा मजा है ना सुमित जी, मैं आपको बता दूं, बाद में आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप जानो। आपके ये जो खिंचाई इसमें सबसे ज्यादा मजा जय को आया है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा जोर से जय से, बाकी आप अपना आप समझ लेना। आइए टी से तीसरा स्टॉक कौन सा है बता रहे हैं मेहुल जी। मेहुल जी बताइए। अनिल जी टाटा एलेक्सी है, काफी इजी था बिकॉज मैंने खुद ने देखा। अरे एक मिनट दोनों को धन्यवाद तो दो, इतने दो इंटेलिजेंट लोग, वागले साहब और हिमांशु जी जिन्होंने आपका स्टॉक सही गेस किया है। वागले सर बहुत बहुत धन्यवाद, और गुप्ता जी आप बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से दो यार, ऐसे मतलब एकदम ऊपर वाला है। वागले साहब ऐसा नहीं लगा ऊपर वाला धन्यवाद है ये? बहुत ज्यादा ऊपर वाला। चलिए मेहुल जी भी हमारे हिट लिस्ट में आते हुए दिख रहे हैं अब। जी मेहुल जी बताएं अब आपके टाटा एलेक्सी के बारे में। 7170 का अनिल जी स्टॉप लॉस रहेगा, 8050 का टारगेट रहेगा। अब हम सभी जानते हैं स्टॉक का क्या पोटेंशियल है। कुछ दिनों से एकदम शांत है, कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस एक्शन में ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट आएगा ऐसा लगता है 52 वीक हाई की तरफ इस काउंटर को लेके जा सकता है। सो शॉर्ट टर्म के लिए मेरी पिक रहेगी टाटा एलेक्सी, टारगेट 8050, स्टॉप लॉस 7170। ओके, ये है टाटा एलेक्सी। लंबे समय बाद ये हमारे रेडार पर आया है, नजर रखेंगे इस काउंटर पर और देखते हैं यहाँ से किस तरह का एक्शन बनेगा। इस बीच थोड़ा एक्शन आपको सीमेंट स्टॉक्स में वापस आते हुए दिख रहा है, स्पेशली इंडिया सीमेंट वापस थोड़ा मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट नजर रखिएगा इस पर आपको एक मूव अच्छी खासी आती हुई दिख रही है। एक मूव आपको ग्लेनमार्क फार्मा में आती हुई दिखी है। एक बार जरा ग्लेनमार्क फार्मा का भी चार्ट पुल अप करिए। 1.5% ऊपर ये काउंटर इस समय आया है और थोड़ा मोमेंटम पिकअप करते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी देखें सर, ग्लेनमार्क फार्मा थोड़ा मोमेंटम पिकअप कर रहा है, क्या रहा है सर इस पर? दीप, न केवल ग्लेनमार्क फार्मा बल्कि सिलेक्ट फार्मा स्टॉक्स में पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, अच्छी तेजी के बाद स्टॉक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस बनेगा वो लगभग 795 रुपए के नीचे का बनेगा।
अपसाइड में 825 826 रुपए का पहला हर्डल है, उसके ऊपर 850 से 855 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिन के नजरिए के साथ ग्लेनमार्क में बनाया जा सकता है। ओके, तो ये है ग्लेनमार्क फार्मा आपके लिए स्टॉक मजबूती के साथ 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज़ फॉर व्यूज सेगमेंट का। आज एक नई कंपनी से आप करवाने जा रहे हैं, आपकी करवा रहे हैं मुलाकात। मेरे ख्याल से इस महीने का पहला आईपीओ, दीप, मेरे ख्याल से सितंबर के बाद से जो अब आईपीओ खुला है, पहला आईपीओ खुलने जा रहा है IRM एनर्जी। IRM एनर्जी, और इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी मैं पहले आपको दे दूं। कैडिला ग्रुप आप जानते होंगे, अच्छे खासा जाना पहचाना नाम है फार्मा स्पेस में। कैडिला फार्मा की एक ग्रुप कंपनी है, लेकिन कामकाज बिल्कुल फार्मा से अलग हटकर है। इसका काम है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसा कि आपका IGL MGL वगैरह जो करते हैं, इस तरह का कामकाज करती कंपनी। 2015 में कंपनी बनी थी, 2017 में कामकाज शुरू किया था। मुख्य तौर पर CNG और PNG की सप्लाई करने का कामकाज करती है। बनासकांठा, फतेहगढ़ साहिब, दीव और गिर सोमनाथ, ये 4 सिटीज़ में इनका गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। आईपीओ की जानकारी पहले मैं आपको दूंगा और उसके बाद मैं टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे। 18 तारीख यानी कि कल ये आईपीओ खुलने वाला है, बंद होगा 20 तारीख को, 3 दिन के लिए है। 480 से 505 रुपये प्राइस बैंड है। 29 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम अगर आपको एक शेयर लॉट की एप्लीकेशन करनी तो 14,645 रुपये। फ्रेश इशू पूरा का पूरा है 545 करोड़ का, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा और करीबन 2075 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी डिमांड कर रही है। आइए, 2 खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में होने शामिल। पहले तो कंपनी के चेयरमैन हैं महेश्वर साहू साहब। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज राउरकेला से सर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से आपने सोशल साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली है। 1980 बैच के सर IAS ऑफिसर भी, अरे वाह, BSc भी, बर्मिंघम से भी, IAS भी, गजब। ओके, और 3 दशक तक भारत सरकार और गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों में साहू साहब ने लंबा काम करने का अनुभव लिया है। इसके अलावा कंपनी के CFO हर्षल अंजारिया साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो जुलाई 16 से कंपनी के साथ है और जुलाई 17 में कंपनी के CFO बने हैं। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हर्षल जी ने BCom की डिग्री ली है। C इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। फाइनेंस और अकाउंट्स का 14 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। साहू साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। पहला सवाल आपसे पूछता हूं, जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हमें समझाएं। एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या करती है, किस तरह का कारोबार है, जरा ये बताइए सर। थैंक यू अनिल जी। कंपनी जो है अभी तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ है और पहले राउंड में हमको 2 GA मिला था एंड एक बाद के राउंड में तीसरा मिला एंड लास्ट ईयर भी एक चौथा मिला है जो तमिलनाडु में है, त्रिची और नमक्कल करके। एंड अच्छी बात ऐसा है कि त्रिची नमक्कल का जो पोटेंशियल है ये तीनों को मिला के जितना है उससे बराबर है, जिससे ज़्यादा होगा काम नहीं होगा। ओके, सो आप तो फाइनेंशियल्स तो देखे होंगे एंड लास्ट ईयर जो है टॉप लाइन 1000 करोड़ के आसपास रहा एंड कंपनी का इंटेंशन है, जो बोर्ड मैनेजमेंट को बोला है कि आप अगले 6 साल में इसको 3 गुना करिए। ओके, यही बिजनेस, ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उससे आप 3 गुना करिए। ओके, ठीक बात है। तो बेसिकली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है और आप 4 शहरों में कामकाज कर रहे हैं और 2 और शहर जो केरल के आप नए जोड़ने जा रहे हैं। इनमें कामकाज कब से शुरू होगा सर? तमिलनाडु का कामकाज हमको लास्ट ईयर मिला एंड बहुत कम टाइम में हम लोग काम उधर शुरू कर दिए हैं एंड अभी जो है इसी महीना में जो IOC मेन ट्रंक लाइन में गैस आता है, वो गैस का सप्लाई भी शुरू हो गया है एंड हमारे 5 CNG स्टेशन भी वहाँ आज के दिन चालू है। और हमारा सिटी गैस स्टेशन जो है और एक LNG स्टेशन जो थोड़ा दूर होने के कारण लाइन लगने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए वो हाथ में लिया गया है एंड इस महीना में वो भी कमीशन हो जाएगा। ओके, तो साहू साहब अगर मैं समझूं तो बेसिकली आपकी कंपनी भी ठीक MGL IGL की तरह गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, राइट सर? हाँ जी, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आईपीओ पर आते हैं। 545 करोड़ रुपए। हर्षल जी, आपसे सवाल मेरा है, ये 545 करोड़ रुपए जो आपको मिलने वाले हैं आईपीओ से, इसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं और इससे क्या फायदा होगा कंपनी को? थैंक यू अनिल जी।
जो हम लोग 545 करोड़ मार्केट से रेज कर रहे हैं, उसमें से 307 करोड़ जो हमें पिछले साल नामाक्कल और तिरुचिरापल्ली जीए का ऑथराइजेशन मिला था, उसी के प्रोजेक्ट रोलआउट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, जो सितंबर 2026 तक हम लोग डिप्लॉय करेंगे। इसकी वजह से जो जैसे साहू साहब ने बोला कि जहाँ नामाक्कल एंड त्रिची का अगर पोटेंशियल देखे, पॉपुलेशन साइज देखे, व्हीकल पॉपुलेशन देखे, तो वो तीनों एग्जिस्टिंग जीए के करीबन बराबर है। तो उसकी वजह से हम लोग ये डिमांड जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगले 2027 तक 3 गुना डिमांड करें, तो वो हम लोग ये कैपिटल डिप्लॉय करेंगे तो हमें उससे फायदा मिलेगा और हम लोग वो डिमांड रियलाइज करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग 135 करोड़ का हमारा जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो भी प्रीपे कर रहे हैं आईपीओ प्रोसीड से। तो जो हमारा डेट टू इक्विटी है रेशियो जो अभी 0.86 है, वो भी ऑलमोस्ट 0.2 या उससे नीचे चला जाएगा। तो इसकी वजह से भी हमारा बॉटम लाइन में अच्छा फायदा मिलेगा, हमारा बोरिंग कॉस्ट अगेन कम होगा। ओके, ठीक बात है। तो आप कुछ कर्ज भी कम करने वाले हैं। इसके बाद कितना डेट कंपनी पर रहेगा, और क्या जब जैसे जैसे आप नई बिडिंग करेंगे तो क्या आपको और डेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या आप ये डेट लेवल मेंटेन करेंगे, कम करेंगे? अभी आज के दिन में हमारा डेट करीबन 300 करोड़ है, जिसमें 135 करोड़ हम लोग आईपीओ के बाद प्रीपे करेंगे, तो 165 करोड़ रहेगा। हमारा कैश फ्लोस जो हम लोग क्वार्टरली जनरेट करते हैं वो सफिशिएंट है टू डू एनी अदर इंक्रीमेंटल कैपेक्स। तो इनकेस अगर आगे जाके जैसे अभी इसी वीक गवर्नमेंट ने 12th बिडिंग राउंड अनाउंस किया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और जेएनके के कुछ एरियाज उन्होंने सोचा है कि वहाँ पे भी सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट करना है, तो हम लोग इवेलुएट करेंगे, और अगर वो सिनर्जिक में बैठते होंगे हमारे, तो हम लोग ऑल्सो वहाँ पे बिड करेंगे। अदरवाइज देखा जाए तो हम लोग अभी नियर टू मिड टर्म में कोई इंक्रीमेंट डेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। साहू साहब, चूंकि आपको जो अलग अलग शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस मिलते हैं, आमतौर पर जैसा मेरा अंदाजा 25 साल के लिए मिलते हैं, तो ये लाइसेंस का समय खत्म होने के बाद किस तरह का कंपटीशन बढ़ता है, और उस पर क्या फ़र्क पड़ता है कंपनी के ऑपरेशंस में? क्या कुछ नए प्लेयर्स आते हैं, कंपटीशन होता है, या कोई इतने लंबे समय बाद कोई घुसता नहीं है इस मार्केट में? अनिल जी, आपकी बात सही है कि इतने लंबे समय के बाद कोई मार्केट में घुस नहीं पाएगा। एंड मार्केट में क्योंकि वो उसमें जो है उसको कहाँ मिलेगा और क्या होगा, ये कहाँ दिया जाएगा जगह, ये एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट सीजीडी ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। आप एग्जांपल देखिए, आईजीएल एमजीएल कितने सालों से चल रहा है, देखिए अभी कोई उनके एरिया में पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं किया है। एंड ये लॉ है, बट प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में नहीं आएगा। कोई कंपटीटर आके वहाँ अंदर बिजनेस उसका मार्जिन मेंटेन नहीं कर सकता है। हर्षल जी, आपके दोनों ही बिजनेस है, सीएनजी और पीएनजी। दोनों बिजनेस में कंपनी का किस तरह का रेवेन्यू बाइफर्केशन है, मार्जिन्स कहाँ बेहतर है और ग्रोथ कहाँ बेहतर है? तो अगर डिमांड प्रोफाइल की बात करें तो जून क्वार्टर में हमने करीबन 50% सीएनजी और पीएनजी में हमारा रहा है शेयर। मार्जिन की बात करें तो सीएनजी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना है एज कम्पेयर टू पीएनजी सेगमेंट। बट अगर ग्रोथ पोटेंशियल और डिमांड रैंपअप की बात करें तो पीएनजी में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आपके एरियाज में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, जो हमारे केस में फतेहगढ़ साहिब में इंडस्ट्रियल क्लस्टर है मंडी गोविंदगढ़ करके। त्रिची एंड नामक्कल में भी बीएचईएल का प्लांट है, और उसके साथ साथ उसके एंसिलरी यूनिट्स हैं जो फोर्जिंग और स्टील में है, वो सारे काफ़ी यूनिट्स हैं। तो हमारे लिए फतेहगढ़ साहिब ऑलमोस्ट पीएनजी ड्रिवन मार्केट रहा है, बनासकांठा ऑलमोस्ट सीएनजी ड्रिवन मार्केट रहा है, दिवेन गिर सोमनाथ भी सीएनजी ड्रिवन मार्केट रहा है, त्रिची एंड नामक्कल भी ऑलमोस्ट 60-40 सीएनजी एंड पीएनजी के फेवर में रहेगा। बट एट अ कंपनी लेवल अगर हम देखेंगे तो हम लोग कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सीजीडीज, जहां आप देखेंगे एमजीएल में
ऑलमोस्ट 70-75% सीएनजी पे डिपेंडेंसी है। आईजीएल में भी 70-75% डिपेंडेंसी है। गुजरात गैस में पीएनजी में ऑलमोस्ट 70-75% का डिपेंडेंसी है। हमारा आगे बढ़ के भी 2027 में भी ऑलमोस्ट 50-53% सीएनजी रहेगा और बैलेंस पीएनजी रहेगा। तो फेयरली बैलेंस पोर्टफोलियो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जब बढ़ रहे हैं 2027 में। ठीक बात है, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और हर्षल जी आपसे राय लेना चाहता हूँ। 2023 में कैश फ्लोज आपके थोड़े नेगेटिव रहे, इसी साल में मुझे दिख रहे हैं 37 करोड़ के आसपास। इसकी कोई खास वजह और ये ट्रेंड क्या है, जरा इसे समझाइए। तो अगर कैश फ्लोज की बात करें, आप जो नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं वो नेट कैश फ्लोज दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हम लोग डे वन से, मतलब जब से हमने ऑपरेशन शुरू किया है 2017-18 से, तब से हम लोग कभी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में नेगेटिव नहीं रहे। हमारा नेट कैश फ्लो नेगेटिव इसलिए दिख रहा होगा बिकॉज हम लोग अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के मूड में हैं। तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज काफी रोबस्ट है। हम अभी भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में और अभी भी हमारा कैपेक्स चल ही रहा है ऑल दी 3 एग्जिस्टिंग जीएस में, और अभी नामाक्कल एंड त्रिची में भी हमारा काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसी की वजह से आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। अदरवाइज हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑलवेज पॉजिटिव रहे हैं। साहू साहब, और आगे जाके भी हमारा जी बताएं सर। यस, और आगे जाके भी हमारा यही टारगेट रहेगा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमेशा पॉजिटिव रहे। ओके साहू साहब, वित्त वर्ष 2021 में 35 करोड़ का मुनाफा किया कंपनी ने। 22 बहुत ही शानदार था आपके लिए, 128 करोड़ का मुनाफा है, लेकिन 23 में वापस कम होकर 63 करोड़। तो इस ट्रेंड को कैसे समझे? एक साल बहुत बड़ा जंप, फिर एक साल काफी कम। तो ये जरा एक बार आपके दर्शकों, आपके निवेशकों को समझाइए जैसा। जी अनिल जी, उसमें क्या है, 23 में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, इसीलिए कि आप तो जानते हैं इंटरनेशनल जब यूक्रेन और रशिया का जंग का मामला आया तो इनपुट कॉस्ट थोड़ा काफी इलास्टिक। गवर्नमेंट ने अभी जो अप्रैल महीना में जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर, जो इनपुट कॉस्ट के ऊपर जो सब ऑर्डर्स लाए, उसके सीजीडी के लिए काफी अच्छा स्टेबिलिटी दिखाई देगा। ये वार के लिए लास्ट ईयर वाज एन एवरेशन। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। आइए, उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को बड़ा ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिले। कल से आईपीओ खुलने जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और साहू साहब और हर्षल जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, कंपनी के प्लान्स के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। IRM एनर्जी कल आईपीओ खुलने जा रहा है। कल सुबह 8 बजे हम करेंगे मुलाकात, बात और बताएंगे आपको कि इस आईपीओ में पैसे लगाएं या नहीं। कल आपके लिए आएगी ओपिनियन। और फिलहाल विदा लेने का वक्त है। इस बीच बाजार पर एक बार जाने से पहले नजर तो डाल देते कि हमें भी याद रहे कि हमने कहाँ छोड़ा था। 19,835 निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर सेंचुरी मार्कर, 335 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 325 अंक ऊपर 44,500 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी एक्सपर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, मेहुल कोठारी साहब का, हिमांशु गुप्ता साहब का, बाकी सारे महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।